नमस्कार मित्रों। दिवाली आने में तो अभी वक्त है, लेकिन पटाखे बहुत फूट रहे हैं। खासतौर से बिजनेस की दुनिया में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में, दुनिया भर में क्या हो रहा है, हर दिन कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि उस पटाखे की आवाज, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती। अभी 2 पटाखे छूटे हैं। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक डबल तोहफा दिवाली से पहले, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट आपको दे रहे हैं और डबल दिवाली आप मनाइए। यानी आज से जीएसटी की ज्यादातर चीजों पर जो जीएसटी में का टैक्स था, उसको कम कर दिया गया है। उसकी जो दरें हैं वो कम कर दी गई हैं। एक तो ज्यादा थी, नंबर ऑफ जो दर थी वो भी ज्यादा थी, और अब उसको घटाकर भी कम कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि 99% जो चीजें हैं उनको कम कर दिया गया है। यानी आपके लिए बहुत सस्ता हो गया, और उन्होंने कहा खूब खरीदिए, स्वदेशी खरीदिए और दिवाली मनाइए, घूम फिर के भी आइए, आत्मनिर्भर बनाइए देश को। तो ट्रम्प साहब का टैरिफ, जीएसटी की छूट, और फिर ये बात होते होते हो गया एक अमेरिका का H1B वीजा। उससे तो पूरे हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री एक तरह से हड़कंप मच गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हाई स्किल्ड आईटी की जो हमारे लोग हैं, वो अमेरिका में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें 73% है। तो यहाँ तो बड़ा हड़कंप हो गया। इतने बड़ा वीजा की जो वहां पर प्राइस थी, रेट थी 1 लाख से 6 लाख रुपए तक की, उसको 88 लाख रुपए कर दिया गया। खैर वो तो ये हुआ थोड़ा सा सुबह होते होते कि ट्रम्प साहब ने, पता नहीं क्या हुआ था। पहले तो ट्रम्प साहब अपने कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हर साल ये लगेगा। ट्रम्प साहब ने कहा ठीक है, हैप्पी, मैं साइन कर देता हूँ। साइन कर दी। फिर बाद में प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि नहीं, वो 1 साल के लिए, यानी कि जो नया वीजा होगा उस पर लगेगा। अब इसका भी कितना असर पड़ेगा, वो भी बड़ी रकम है। और जीएसटी का क्या असर होने वाला है, वो असल में दिवाली होने वाली है या स्वदेशी की जो बात हो रही है उसका क्या मायने है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, असेंबल इंडिया, इन सब पर बात करने के लिए आज इस खास शो में बॉलीवुड, बिजनेस और वाजपेयी में नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज वाजपेयी साहब का तो बिजनेस में, दुनिया में, बॉलीवुड में बड़ा पटाखा छूटता रहता है उनका। और उनका जो द एंड शो है वो और अलग अलग तरह की फुलझड़ियां, पटाखे छुड़ाता रहता है। यहाँ हम लोग एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा अभी दिवाली वाले पटाखों की बात करते हैं। नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत पटाखे छूट रहे हैं, अभी दिवाली आने में तो वक्त है। हालांकि दिल्ली में तो होता है कि कोर्ट ने कह रखा है कि पोल्यूशन मत बढ़ाइए, लेकिन पटाखे बहुत छूट रहे हैं। सर ग्रीन पटाखे छोड़िए पूरी दुनिया में इस समय जो पटाखे छूट रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने तो सचमुच हैरान कर रखा है। मतलब हर दिन एक नया धमाका करते हैं वो, और जब तक आप उसको समझने संभलने की कोशिश करते हैं तब तक वो दूसरा धमाका कर देते हैं। धमाका कर देते हैं। तो पहले धमाके से आप समझ नहीं पाते, तो लगता नहीं थोड़ा रोल बैक है, फिर डिटेलिंग में आप जाते हैं कि नहीं कुछ तो किया है, मतलब अटर कंफ्यूजन फैला देते हैं वो। तो सचमुच ये 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं हमारे जगत में, जिसमें आम आदमी का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और होगा, असर भी होगा, और इकोनॉमी और बड़े बिजनेसेस हाउस में तो उसका बहुत बड़ा असर है ही। लेकिन आम आदमी की भी दिलचस्पी, क्योंकि हर मिडिल क्लास के घर के लड़के का ये सपना है कि वो एक दिन इंजीनियर बन के यूएस जाएगा। यूएस जाए, ठीक है, तो अब वो सपना जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब आपको देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है कि 1 टाइम फीस है, हर साल नहीं लगेगी, और जो लोग यहाँ फंसे हुए वापस, ये सब के बावजूद $1 लाख की फीस तो है। अभी तक वो $8,000 थी, अब वो $1,08,000 हो गई है, तो फीस बढ़ी है। तो इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और आम आदमी के ऊपर क्या होगा कि आम आदमी के जो मिडिल क्लास के बच्चे थे, वो चाहे भले आईआईटी से पढ़ रहे हो, बहुत सपने देखते थे कि हम यूएस में आएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पे पैकेज होता था वो $80,000 से $2.5 लाख के बीच में होता था। मैं आईआईटीज की बात कर रहा हूँ। अब उसमें $1 लाख और जोड़ लीजिए, यानी $17,000 हर साल, मतलब 6 साल का होता है, तो 17 से $20,000 हर साल। तो बहुत ज्यादा शायद कंपनियां भी ऑफर ना करें, बहुत टॉप क्लास के लड़कों को मिलेंगे, लेकिन बहुत लोगों को शायद ये ना मिले। तो इसका एक असर कंपनियों को है वीजा का। हाँ, अब कंपनियां क्या कर रही थी कि कंपनियां हमारे देश में जो है ना, वो वहां लॉटरी सिस्टम से वीजा पड़ता है, तो उसमें ये लोग इतनी लॉटरी डालते थे कि 80 मतलब 70% वीजा इनके हाथ में आ जाते थे। 85,000 वीजा खुलते थे, तो उसमें 70-72% भारतीय कंपनियां ले लेती थी। उसका कारण था कि ज्यादातर लोग भारत के जा रहे थे, तो हो रही थी नंबर 2 पे चाइना था।
हालांकि कंपनियों ने धीरे धीरे कम कर दिया था, ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, 15,000 के आसपास होंगे लोग, तो इतने बड़ी 15 लाख हमारे एम्प्लॉय हैं आईटी में, डायरेक्ट टॉप 5 कंपनीज में, उसमें से 13-14 हजार अगर H1B पे हैं, तो कंपनी वाइड शायद उतना बड़ा असर नहीं दिखे आपको, लेकिन इन कॉमन मैन के लिए काफी बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये समझना चाहिए कि एक तरीके से यूएस के रास्ते इतने आसान नहीं रह गए कि आप अमेरिका चले जाएंगे। ग्रीन कार्ड तो आप मतलब सपना समझ लीजिए। उसका एक तरीका उन्होंने बताया कि आप 40 करोड़ रुपए खर्च करिए तो गोल्डन वीजा ले लीजिए। गोल्डन वीजा वो ले 40 लीजिए। करोड़ आदमी के पास होंगे नहीं, तो वो अमीरों वाली बात उन्होंने कर दी, आम आदमी को उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो इसका इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्री पे सर पड़ेगा, क्योंकि यूएस हमारे लिए एक बहुत पोटेंशियल जगह थी और वहां पे अब ये एक तरीके से रोक या प्रतिबंध लग रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे H1B वीजा लगभग खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा देके कोई नहीं लेगा। कोई लेगा अगर नहीं। किसी को लेना ही है तो वो फिर वो दूसरा L1 वीजा लेगा या वो गोल्डन वीजा ले लेगा कि वन टाइम फीस दो, जिंदगी भर वहां पे आप रहो। तो शायद ये H1B का उतना ट्रैक्शन, अट्रैक्टिवनेस अब खत्म होगी। लेकिन हमारी आईटी कंपनियों के लिए ये एक फाइनेंशियल इंपैक्ट भले ही ना हो, लेकिन उनके लिए अपने बिजनेस मॉडल को रिवर्क करने का एक असर जरूर हो गया है। वो उनको सोचना पड़ेगा कि देखिए ये देर सवेर चीजें पलटेंगी और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सर आईटी कंपनियों के लिए एक सेटबैक है, ना कि अमेरिका को भी तो नुकसान होगा इसका, कि अमेरिका को जो हमारे हाई स्किल जो लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। ये जो मागा कैंपेन है उसी का असर है ये। बिल्कुल मागा का असर है। दरअसल वहां पे सर हो क्या रहा है विजय जी, कि जो लोकल लोग हैं वहां के, उनमें बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि मेरे जॉब्स भारतीय लोग या चाइनीज लोग या बाहर से आए हुए लोग ले रहे हैं, और ट्रंप इसी के दम पे जीत के आए हैं। तो ट्रंप की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि जो लो पेइंग जॉब हैं, मंडेन जॉब हैं, मतलब $1-1.5 लाख तक के जॉब हैं, वो जॉब आप लोकल्स को दीजिए, उसके लिए H1 वीजा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए H1 वीजा महंगा कर दिया उन्होंने। तो लोकल्स को भर्ती वहां पे किया जाएगा। जो हाई स्किल्ड लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ये सामान्य तौर पे ऑन साइट भेज देते थे उनके लिए उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये एक उन्होंने किया। दूसरा क्या, वहां बहुत फायरिंग चल रही है, मतलब बहुत सारी कंपनियों में छटनी चल रही है। वो एक बड़ा रीजन ये है कि एआई की वजह से बहुत डिसरप्शन है। तो वैसे भी वहां पे नौकरियां बहुत जा रही हैं, इंक्लूडिंग भारतीय, चाइनीज, कोरियाई जो भी है। तो उसका असर ये देखने को मिलेगा। तो मागा का तो पूरा असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने बहुत टाइट कर दी है, और ये ग्रेजुअली और टाइट होगी। एक हायर एक्ट भी आ रहा है वहां पे कि आप जो भर्ती करेंगे उसमें ब्रैकेट बना रहे हैं कि इस लेवल तक की सैलरी की भर्ती आप नीचे के लोगों को, इंडिया मतलब ओरिजिनल जो यूएस के लोग हैं उनकी करेंगे, बाहर के नहीं करेंगे। तो ये धीरे धीरे और टफ होता जाएगा किसी भी बाहर के आदमी को अमेरिका में जाके बसने, नौकरी करने के लिए। और ग्रीन कार्ड तो वाकई सपना हो जाएगा। 40 करोड़ है तो सोचो, अदरवाइज तो लाइफ टाइम का वेटिंग पीरियड चल रहा वहां पे। तो ये ट्रम्प साहब ने हरियाणा, महाराष्ट्र, इससे तो आइडिया नहीं ले लिया? क्योंकि हरियाणा में भी हम कहते हैं कि लोकल 70% 80% लोग लोकल को ही लेंगे। महाराष्ट्र में भी यही चलता है कि बाहर के लोगों को नहीं लेंगे। कहीं वो ज्यादा इंडिया की न्यूज तो नहीं देखते? विजय जी मुझे लगता है देखते भी होंगे, और ये ग्लोबल फिनोमेना बन रहा है। आप देखिए कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा ही इंडिया में वहां भी के लोकल ने प्रदर्शन किया था। यूएस में होते रहते हैं लगातार प्रदर्शन, ब्रिटेन में भी ऐसे हुए हैं। तो बहुत जगहों पे भी ये चल रही है। सर उसका कारण ये नहीं है कि बाहर वालों ने लेके लिया। देखिए जब समस्या खड़ी होती है तो आप फिर किसी भी चीज को टारगेट करते हैं। मैंने अपने चैनल पे, मंचों पे बहुत बार कहा है कि जो एआई का डिसरप्शन है इसको गंभीरता से लीजिए। ये जॉब लॉसेस क्रिएट करेगा, और जैसे ही जॉब लॉस होगी तो फिर आपको भूमि पुत्र और सैलरी और ये सब याद आएगा। सब याद आएगा। जब भरमार थी जॉब की तब याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब नौकरियां कम होंगी तो आप कहोगे भाई बाहरी क्यों दे रहे, लोकल को दो। तो ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एआई से जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अमेरिका में भी वही हो रहा है, सब जगह वही होगा। तो अपने देश में भी बहुत सारे राज्यों में ये बार बार मांग उठती है कि भाई हमारे लोकल्स को जॉब नहीं मिल रही है, महंगे जॉब सब बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं ना नेचुरल फिनोमेना है, इसको कोई सरकार रोक नहीं सकती, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन कोई नहीं रोक सकता, वो तो होके रहेगा। होके रहेगा। सर आप अन्यथा न ले, एक हमारे भाई हैं, तो वो अक्सर ये बात करते थे कि दोस्तों को लेकर, कि हम लोग घर पे बैठे होते थे, कोई उनके मित्र आते थे तो कहते थे कि भाई आपके दोस्त आए हैं, तो कहते भाई दोस्त का क्या, कर्मों के दोष हैं, बुला लो इनको। तो ये जो दोस्त है ट्रम्प साहब, वो भी वैसे ही हैं क्या? मुझे पता नहीं क्यों भाई याद आ गए वो, ऐसा है क्या? देखिए ट्रम्प
ट्रंप को आप एक सिंबल मान लीजिए कि ये एक उस व्यवस्था के सिंबल हैं, वो हमारे लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, दोष भी कह लीजिए। अब कुछ दिन पहले वो बर्थडे की ग्रीटिंग दे रहे थे, उसके बाद अचानक से उन्होंने H1B का बम फोड़ दिया। वो सुबह कहते हैं माय डियर फ्रेंड, शाम को कहते हैं कि ये एक और टैरिफ का बम फोड़ता हूं मैं आपका। हाँ, एक और टैरिफ का बम। अभी शायद खबर ये भी आ रही है कि जो विजिटर जाएंगे घूमने के लिए उन पर भी $250 की फीस अलग से लगेगी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो कर रहे हैं। हर इकोनॉमी, हर देश में ये हो रहा है कि आपको अब जो एक मतलब बिग पिक्चर के तौर पे जो डिस्पैरिटी क्रिएट हुई है ना, वो आपके बाउंस बैक कर रही है। तो उसके लिए ये तरह तरह के तरीके निकाले जा रहे हैं कि ये फीस लगाओ, वो फीस लगाओ। और प्लस वेल्थ का जो कंसंट्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें लीडर्स कुछ नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी बदल रही तो वो होगा ही होगा। तो उससे क्या सबसे आसान रास्ता मिलता है कि जो एकदम सॉफ्ट टारगेट मिल रहा है उसको आप हट कर दो। तो वही ट्रम्प भी कर रहे हैं, वही सब जगह हो रहा है। तो ये मुझे लगता है एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। अमेरिका के लिए, जैसे मैं भी कहा, तो अमेरिका के लिए माना जाता है कि वो बड़ा बाहें फैलाकर दुनिया भर के लोगों को स्वागत करता है। एक अलग तरीके की डेमोक्रेसी, अलग तरीके की दुनिया है वहां पर। इतना कोई भेदभाव, कोई किसी भी तरह का, कलर का, नेशन का, लैंग्वेज का वो नहीं है। और वहां पर सब लोग सब आराम से रह रहे हैं। ये जो डिसीजन है, हो सकता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो, लेकिन क्या ये यूएस के कैरेक्टर में कोई आपको दिखता है कि बदलाव लगेगा? क्योंकि आप सोचिए यूएस में इतने सारे लोग भारत के हैं, दुनिया भर के लोग भी वहां पर अलग अलग होते हैं। आपको याद हो कि वो बराक साहब भी थे, तो दिवाली भी वहां पर वो मनाते हैं। तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो क्या अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा है, इसको मोटे तौर पर ऐसे कहूँ? विजय, ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका मैं बहुत गंभीरता से जवाब दूंगा आपको। आप अमेरिका के साइड से सोचिए बात जी। अमेरिका दुनिया भर के टॉप ब्रेन्स को अपने यहाँ लाता है जी। और उसके थ्रू वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सब काम करता है। उसने दुनिया में दुनिया में जो राज कर रहा है उसका राज यही है कि वो टॉप ब्रेन्स अपने यहाँ रखता। जी हाँ, बिल्कुल। वो सोमालिया में भी अगर उनको कोई बहुत ब्रिलियंट लड़का मिलेगा तो उसको ले आएंगे, और इंडिया में अगर एवरेज है तो नहीं लेंगे। ये रास्ता बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल होके सोचें तो हमारी आईटी कंपनीज किसको भेज रही थी ऑन साइट में? एवरेज इंजीनियर को। बहुत सारे लोग एवरेज टाइप के वहां पहुंच गए थे। नॉट ओनली इंडिया, मैं इंडिया को इसलिए यहां की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया से, कि आप एक ब्रिलियंट आदमी को उन्होंने लिया कि आप हमारे यहाँ काम करिए। ठीक है, उसकी बीवी और बच्चे तो नेचुरली वहां जाएंगे, उसके साथ 4 और चले गए थे। वो दिक्कत वहां पे बढ़ी। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन आप उधर से जरा सोच के देखिए ना कि जो 40 लाख अमेरिकन हैं भारत के इस समय वहां पे, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको हिट करेगा ही करेगा। इसका छोटा उदाहरण आप अपने भारत में ले लीजिए कि एक जने कमाने गए बढ़िया जगह में, तो उन्होंने अपने खानदान के 4 और बुला लिए। तुम टैक्सी चलाओ, सब्जी बेच लो, तुम ये कर लो। बड़े शहरों में इस तरह से हो रहा है। शहरों में होता है। तो ये प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक इजी गोइंग लाइफ चल रही थी, लेकिन जैसे ही इजी गोइंग लाइफ टफ होगी तो ये क्वेश्चन उठेगा। तो आज भी मैं मानता हूं कि अमेरिका के रास्ते टैलेंटेड लोगों के लिए, बेस्ट ब्रेन्स के लिए बिल्कुल नहीं बंद हुए। वो हाथ फैला के बुलाएंगे आपको। $1 लाख के वो $5 लाख दे के बुलाएंगे आपको। लेकिन अगर आप एवरेज हैं तो भूल जाइए कि आप अमेरिका में अब आप जाके सेटल हो पाए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी कि बेस्ट ब्रेन्स ही इनको चाहिए। सर, ये बात हुई H1 वीजा की और अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या बहुत सारे मित्रों ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने डबल दिवाली का जो तोहफा दिया है, जीएसटी में जिस तरह की छूट दी गई है और कुछ काम किए जा रहे हैं, स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात भी उन्होंने अपने राष्ट्र के संबोधन में की, तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि डिप्लोमेसी का जवाब डोमेस्टिक पॉलिसी से दिया जा रहा है? बिल्कुल समझ सकते हैं, एकदम इसको समझना ही चाहिए। और अगर उनका इशारा 50% है तो मैं 100% कह रहा हूं कि इसको आप वही समझिए कि बिना स्वदेशी के अपनाए हुए, स्वदेशी जागरण मंच वाला स्वदेशी नहीं, रियल मीनिंग में स्वदेशी, जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे
तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप 2047 में विकसित देश बन पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको खुद अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च ये करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप जीएसटी कम करके कंजम्पशन बढ़ा के करें, इंडस्ट्री को मदद करके करें, पीएलआई स्कीम ला के करें, मुद्रा लोन बांट के करें, जो करना पड़े आपको करना पड़ेगा। आपको अब यहां से मतलब ये एक तरीके से फिर एक मूवमेंट आया 91 वाला। 91 वाला हम लोग क्या प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि हम लोग समस्या जब आती है ना तो उसको कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से डील करते हैं, फिर उसका तुरंत कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं। ये फिर वही मूवमेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, कंफर्ट जोन में चले गए, तो आपकी दिक्कत फिर खड़ी होगी 5 साल 8 साल बाद। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसको अब उनसे जितना बन पड़ रहा है हो सकता है वो कर रहे हैं, पीएलआई स्कीम वगैरह लेके आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितना लाए उससे 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा आपको, सख्ती से, प्यार से समझा के, जैसे भी मिशन मोड में। अगर ये नहीं होगा तो आप भूल जाइए कि आप बहुत अच्छी ग्रो कर पाएंगे। मैं एकदम सवाल करता हूं कि 6-6.5% की ग्रोथ पे भले ही आप इसको कहेंगे फास्टेस्ट गोइंग, बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं मैं, इसको समझने के लिए आप समझिए कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6.5% अच्छा रेट होता है, बट आपका साइज भी तो उतना ही है ना। जब आपकी सैलरी, आप जब चैनल में नौकरी कर रहे होंगे, हम कर रहे थे, जब ब्रैकेट छोटा था तो बड़ी अप्रेजल मिलता था, जब सैलरी बढ़ती जाती है तो अप्रेजल घटता जाता है। अमेरिका की 3% ग्रोथ का मतलब आप समझ रहे हैं, $1 ट्रिलियन, और यहाँ 6% में 1 ट्रिलियन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत तेज रफ्तार से हम चल रहे हैं, ये काफी नहीं है, हमें बहुत तेज चलना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा 8-9-10% की ग्रोथ से चलना पड़ेगा, तब ये होगा। 6% से नहीं होगा। 6% से तो हम पिछले 30 साल से चल रहे हैं, आगे भी 6% से ही चलते रहेंगे। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, और ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, अपने खुद से करना पड़ेगा आपको। यूएस के, चाइना के भरोसे नहीं हो सकता, वो क्यों आपकी मदद करेंगे। तो तो क्या मोदी करना जी ने जो ये किया है वो नो डाउट एक डिप्लोमेसी के तौर पे किया है, जवाब दिया, और यही मानना भी चाहिए लोगों को, यही मान लीजिए आप कि हमने यूएस को जवाब देने के लिए किया है, लेकिन कमर कसनी पड़ेगी, केवल बातों से नहीं होगा। जो तस्वीर अब बन रही दुनिया की, आप हम लोग किसी दिन इस पर चर्चा भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इतना मैसिव है विजय जी कि अभी शायद हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, इतना मैसिव डिसरप्शन है। तो अगर आप उसको आंख बंद कर लोगे तो डर खत्म नहीं होगा, झेलना पड़ेगा। सर, दो चीजें, एक तो प्रधानमंत्री जी जिसे कहते हैं, जो उनकी टैग लाइन में कहता हूँ कि आपदा में अवसर। अब ये जो आपदा आई है और आप कह रहे हैं कि बेल्ट कस लें, तो उसको अवसर में बदल लें, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी ये हुआ आज से शारदीय नवरात्र के बहाने जो पटाखे फूटे हैं जीएसटी के, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए छोटे में कि भाई क्या फायदा है, क्या नहीं हो रहा। हम तो ऐसे ही डांस करने लगते हैं, समझा भी दीजिए। देखिए, हम लोग तो वो है जनवरी 5 पे डांस करने वाले लोग हैं। हाँ नहीं, देखिए ये इसको ऐसे समझिए, ट्रिगर हैप्पी, भारत के लोग ट्रिगर हैप्पी हैं कि कोई न्यूज आई तो नाचने लगे, है ना। तो लेकिन उस न्यूज को समझिए, जीएसटी कट किया गया, 2 रेट रख दिए गए कि एक कितना 28, 18 और 5, ये 2 रेट कर दिए, बाकी 12 और 28 हटा दिए गए कि इससे कंजम्पशन ड्राइव हो। ठीक है, सरकार ये चाहती है क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि कंजम्पशन ड्राइव नहीं हो रहा है, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, और इसको अगर नहीं बढ़ाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये सरकार को अच्छे से समझ में आ गई, उनके जो भी एडवाइजर है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको भी समझ में आ गई। तो इन्होंने ये किया किसी भी रीजन से, क्या आपने यूएस को जवाब देने के लिए किया या अपनी इकोनॉमी को समझ के लिए, लेकिन आपने किया, अच्छा किया, मैं इसका समर्थक हूं कि आपने रेट कम किए, कंजम्पशन ड्राइव करेंगे आप। बट अभी एक क्वेश्चन ये मेरे मन में बार बार आता है कि जो टोटल प्रश्न भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कितना नुकसान होगा जीएसटी से, मतलब आपने फायदा कितना डिलीवर किया, तो उन्होंने कहा कि 48,000 करोड़, और उन्होंने कहा इसको रेवेन्यू लॉस मत बोलिए, इसको इम्प्लीकेशंस या जो भी एक नया शब्द ले लीजिए। तो 48,000 करोड़ का मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा था उसमें आपने रिजिक किया है, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर। लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लॉस को उसको लॉस मत समझिए, यानी एक्सचेकर अगर ज्यादा पैसा दे रहा लोगों को, हम अपना रेवेन्यू कम करके आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो शायद बहुत बड़ा बेनिफिट होता, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूं ये एक बहुत अच्छा कदम है ये।
इसको अगर सही से कंपनियों ने, लोगों ने लागू किया तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि एक अच्छी कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग हैं, तो इसलिए कंजम्पशन ड्राइव होता है। प्लस वो 12 लाख रुपए जो है टैक्स फ्री इनकम कर दी है, 12,75,000 अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो क्या वो पैसा खर्च होगा क्या? लोग डरे हुए हैं, बचा के रखते हैं यार। तो अगर ये दोनों कदम मिलके थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करें तो फौरी तौर पर आपको एक इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ये वैसे ही प्राइस में तो ट्रांसलेट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज ये, मुझे मेरे हिसाब से स्पीच उन्होंने इसलिए दी कि पूरा देश ये जान जाए और अपने दुकानदार से कहे कि दाम तो गुरु कम हुए हैं, अब आप बढ़ा के नहीं दे सकते। अवेयरनेस आ गई, लोगों को बता दिया। तो एक तो ये पर्पस सॉल्व हो गया। दूसरा कि अब अगर कंजम्पशन ड्राइव हो जाए, मुझे नहीं पता कितना होगा कि नहीं होगा, अगर हो गया तो जिसको कहते हैं ना कि नए उद्योग लगना, नई फैक्ट्री, अगर डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां लगेंगी, दुकानें खुलेंगी, ये होना चाहिए, ये इसका फॉल आउट है। ये फॉल आउट के लिए हमें 2-4-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद से इसलिए हूं क्योंकि एक बड़ा कदम था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। ये भी मैं बता दूं कि ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला कि अगले एक हफ्ते में हमारी इकोनॉमी एकदम पलट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन अच्छा प्रोसेस है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और सरकार एक काम और करे, डंडा लेके न बैठ जाए कि तुम दाम कम करो, तुम दाम कम करो। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में वेटेड इंपैक्ट आ जाता है, रिवर्स इंपैक्ट हो जाएगा। फिर आदमी, देखिए क्या होता है ना, हिंदुस्तान जुगाड़ुओं का देश है। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई नया उसके आगे रास्ता निकाल GY या कुछ ऐसा टैग लगा देंगे और उसका दाम बढ़ा देंगे। सेम प्रोडक्ट नई पैकेजिंग में दाम बढ़ा देंगे। तो डोंट फोर्स देम, लेट मार्केट फोर्स प्ले। मार्केट फोर्सेस अगर प्ले कर रही हैं तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन और चीजें हो जाएंगी। सुपर वॉश लिख दीजिए, खत्म बात। डिटर्जेंट पर सुपर वॉश लिख दीजिए तो फिर बढ़ा दीजिए। यस, मतलब कहीं किसी किसी पॉकेट में मान लीजिए बहुत गड़बड़ कर रही है कंपनियां या इंडस्ट्री सेक्टर, तो वहां आप देखो। लेकिन हर दुकान पे इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए, GST वाले, बताओ गुरु क्या किया, तो वो ठीक नहीं होगा। इकोनॉमी को अपने हिसाब से, अपनी रफ्तार से चलने देना चाहिए। सर एक चीज और समझाइए, ये बात तो आपने इकोनॉमी और बिजनेस के हिसाब से और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इसका, लेकिन हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, मिडिल क्लास जैसे कहते हैं आप, एक तो आज प्रधानमंत्री जी ने न्यू मिडिल क्लास कह दिया, वो 25 करोड़ लोग जो BPL से आए। मुझे नहीं पता कि BPL अचानक मिडिल क्लास हो जाता है क्या, वो आप बता सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी एक तो डरा हुआ बहुत रहता है, डरपोक है, फियर बहुत है उसको लाइफ में। तो उसका बाई नेचर सेविंग्स का एक आदत होती है, और हमेशा हम लोग पूरी जिंदगी इसलिए निकाल देते हैं खराब तरीके से कि क्या पता किसी दिन और खराब ना हो जाए, तो सेविंग्स करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। एक जमाना था कि रिटायरमेंट के बाद ही घर बनाते थे लोग, तो सेविंग्स का एक कॉन्सेप्ट था। अब आप नीरज जी कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा बजट उत्सव है, खरीदिए, खूब मुफ्त में कर दिया, सस्ता कर दिया, ये सब कर दिया, तो रिस्क तो कम हुई नहीं है ना लाइफ की। और आप कंजप्शन में आपका मार्केट ठीक कर दें नीरज जी का, अपनी लाइफ खराब कर लें। आप सोचिए ना, हिंदुस्तान में चारवाक क्यों ऋषि होकर भी वो नहीं बन पाए जो बनना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। भैया, ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है हमारा, उसको या बड़े लोगों को भी विजिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। अगर हमको ये भरोसा हो कि हमारे लिए जॉब के अवसर हैं, एक जगह छूटेगी तो दूसरी जगह हम पकड़ सकते हैं, और हमको ये अच्छा एटमॉस्फेयर दिख रहा हो, तो मुझे खर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। मेरी जेब में जो पैसे होंगे मैं कोशिश करूंगा खर्च करूं। लेकिन ये अनसर्टेनिटी अगर हमको है कि मेरा जॉब सिक्योर नहीं है, या नौकरी चली गई तो कल मेरे को नौकरी मिल ही जाएगी, ये भी सिक्योर नहीं है, कल कोई आपदा आ गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, जैसे एक मजाक में बड़ी सीरियस बात कही जाती है कि आपके अमीर और गरीब होने के बीच में एक मेडिकल बिल का फर्क होता है, एक मेडिकल बिल आपको गरीब कर देगा। यही बात है ना। हाँ, है ना। तो ये विजिबिलिटी, ये सुरक्षा की भावना जब तक मेरे दिमाग में नहीं आएगी, तब तक मैं ओवरबोर्ड होकर खर्च नहीं करूंगा, चारवाक जी कितना भी समझा के जाए हमें। हम अपने ज्यादा से ज्यादा बचा के रखें, क्योंकि कल क्या होगा हमें पता नहीं है। सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज हो पाएगा हमको पता नहीं है। इंश्योरेंस हमने करा रखा, ससुरा क्लेम देगा कि नहीं देगा ये भी हमको नहीं पता है। ये भी नहीं पता। कितनी टोटल हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि वो क्लेम नहीं दे रहे हैं। इंश्योरेंस एजेंसीज पर भी डर लगा रहता है कि इंश्योरेंस तो करा रखा है, जरूरत पड़ेगी तो आएगा कि नहीं आएगा। और वो जैसे अब उनको छुट्टी मिलती है, डिस्चार्ज होते हैं, और पूरा दिन जैसे लगता है
तो उसके बाद हाँ। वैसे ही वो घबराया हुआ रहता है। एग्जैक्टली और तो ये जो सामाजिक सुरक्षा की चीजें हैं कि हेल्थ केयर का सेफ्टी, जॉब की सेफ्टी या नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज, जहां हम रह रहे हैं वहां हमको कोई एजुकेशन हमारी कितनी होगी, ये इतने सारे यहाँ पे इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं ये। इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा लोग खर्च करेंगे या अपनी आदत को बदल लेंगे, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। ये करने में बहुत समय लगेगा। जो यूएस की इकोनॉमी है, वहां एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे के लिए डोल तीसरा लोन, क्योंकि वहां अगर आप मान लीजिए एकदम बेरोजगार हो गए तो आपको डोल मिलता है, भत्ता मिलता है बेरोजगारी का, हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है। तो वहां की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है, हमारी इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है। और जो डेट भी लोग ले रहे हैं, अभी बहुत सारे डेटा ये कहते हैं कि लोगों ने पर्सनल लोन ले ले करके बहुत सारी चीजें की हैं, वो धीरे धीरे कम भी हो रही हैं। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि अचानक से लोग एकदम खर्चीले हो जाएंगे, चलो कल से पार्टी शुरू और गाड़ी खरीद लें, मुझे ऐसा कम लगता है। क्योंकि लोगों के अंदर अनिश्चितता का एक डर है और वो डर जेन्युइन है कि आपको बचा के रखना पड़ेगा अपने लिए। तो एक नॉर्मल स्लो ग्रोथ से देख, जो मैं कह रहा हूं ना कि जो हमारा 6% का जिंक्स है ना विजय जी, उसका रीजन यही है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं कि वो 6% टूटे। आप ये समझिए कि यूपीए 1-2 या फिर ये मोदी जी के 11 साल या और उससे पीछे चले जाइए, वो 6-7% का जिंक्स टूट ही नहीं रहा है हमारा। ये तो वो 6-7% कह रहे हैं ना, डांस ही कर रहे हैं, तो फिर क्या जिंक्स टूटेगा। देखिए, जब आप वो उससे आगे निकलना चाहते हो, जब आप खुश हो जाते हैं किसी चीज पर, तो फिर उससे हाँ आगे निकलने की एक्सरसाइज भी नहीं होती ना। एग्जैक्टली ये टूटना चाहिए। चाइना ने 20 साल तक 10% 15% की ग्रोथ दिखाई, तब जाके वो इतने बड़े बने। हम 6-7% आ जाए, देखिए कैसे टीवी चैनलों पे जश्न मनाया जाएगा, 7% की ग्रोथ आ गई। 7% नहीं भाई, उस जिंक्स को तोड़ो, आप उससे आगे बढ़ो। क्योंकि उस 6-7% में इन्फ्लेशन भी डालते हैं आप। आपका इस समय नॉमिनल जीडीपी 8.8% है, 10 से कम है। तो ग्रोथ ही तो इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जिंक्स टूट नहीं रहा है। कोई इकोनॉमिस्ट इसका जवाब नहीं देगा। सब बहुत एकदम, देखिए मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं यही सारा काम कर रहा हूं। मैं अपॉर्चुनिटी के बावजूद शायद कहीं नहीं जाऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं टीवी बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। लेकिन मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए ना, कि मैं वो काम बड़े कर सकूं, मेरे लिए ईज ऑफ लाइफ हो, ईज ऑफ डूइंग हो। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप उससे बाहर सोच नहीं पाते। तो इसलिए वो दिक्कत खड़ी हो जाती है बार बार, और वो जिंक्स टूट नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि जो सलाहकार लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे भाई 6.5-7% ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। अगर राइट। फास्टेस्ट ग्रोइंग के बावजूद आप 4 ट्रिलियन पे हैं और आपकी 2800 डॉलर पर कैपिटा इनकम है, तो मैं फिर उसका मैं क्या करूंगा। इसलिए वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होके देश प्रेम के लिए आप सोचिए कि हमको ये जो 2800 डॉलर की हमारी पर कैपिटा, इसको 10,000 डॉलर ले जाना है, कैसे ले जाएंगे। देखिए उदय कोटक जी बार बार ये अपने मंच से कह रहे हैं कि हमको 2-3 साल के लिए पैरानोइया मोड में रहना पड़ेगा, इंडस्ट्री से लेके आम आदमी तक। मैं आम एकदम आदमी। सहमत हूं। मैंने उसमें थोड़ा करेक्शन ये किया था कि इंडस्ट्री को ज्यादा होना चाहिए, आम आदमी तो वैसे ही पैरानोइया हमेशा रहता है। तो इंडस्ट्री को ये काम ध्यान से करना पड़ेगा, आम आदमी तो लग ही जाएगा उसमें। और ये बात सही है उनकी कि जब तक आप ये नहीं करोगे मुश्किलें तो होंगी ही। तो क्या लग रहा है आपको, इतना सब जो बदलाव हुआ है, इससे कुछ बेटर दिख रहा है? बेटर मॉर्निंग है, ब्राइटफुल मॉर्निंग है? विजय मैं थोड़ा सा इस बारे में पॉजिटिव हूं, इसलिए क्योंकि इस बार का हिट थोड़ा सीरियस है। पहले का हिट क्या होता था कि इंडस्ट्री को नहीं होता था। मैं बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूं। अब तक के जो हिट होते थे वो अमीरों को और इंडस्ट्री को नहीं हो रहे थे, वो कमल। ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर 90% लोगों को हो रहे थे। इस बार का जो हिट है ना एआई वाला, वो बहुत सारी कंपनियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। इसलिए वो भी थोड़ा सा अब सोचना ही पड़ेगा उनको, ना सोचने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि पैसा बनेगा नहीं आपका। तो जो अमीरी के मौज आप अभी तक ले रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सेंस में मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि वो मजबूरी में सोचें, लेकिन अब उनको सोचना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे उम्मीद की किरण लगती है, लेकिन सच हो जाए तो बहुत अच्छी बात। मतलब जोर का झटका जोर से लगा है। हाँ, बिल्कुल। और अभी और लगेगा, मैं ये कह रहा हूं, अभी आपको लगातार झटके ग्लोबल इकोनॉमी से लगेंगे, क्योंकि वो पूरा सेटअप बदल रहा है और उस सेटअप में आपको गियर अप अपने को करना है। तो आज ये मान लेंगे चल H1B वाला सॉल्व हो गया,
हमने जीएसटी कट कर लिया, अब सब चिंताएं खत्म। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चिंताएं आपके सामने आके खड़ी होंगी। धन्यवाद। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, थोड़ा सा लोग जागेंगे भी, कुछ कुछ समझते भी हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग समझते नहीं, जो केवल हेडलाइंस बन जाती है उसी से हम लोग दिन भर खुश रहते हैं। तो शाम को पता पड़ता है कि इस हेडलाइन का कोई मायने नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए सर, आज के सेगमेंट पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, आखिरी सेगमेंट पे, जो आप बहुत ही खूबसूरत कहानियां सुनाते हैं स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स भी तो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए एक अलग रास्ता बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बनाते हैं। क्या आज आप बात कर रहे हैं? विजय जी, आज हम कहानी सुनाएंगे अर्बन कंपनी की, जो अभी हाल में लिस्ट हुई है, इसलिए उसका ताजा ताजा मामला देश के सारे लोग उससे कनेक्ट कर रहे होंगे कि एक ऐसी कंपनी आके लिस्ट हुई जो ऐसा काम करती है, जो आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम करती है, आपकी बिजली ठीक कराएगी, आपके नल ठीक कराएगी, आपकी फ्रिज ठीक कराएगी, आपके घर में पुताई करा देगी। ये बिजनेस इंटरेस्टिंग तो है ही है, किसी ने सोचा क्यों नहीं था? 2013-14 तक किसी ने नहीं सोचा था कि इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। अनऑर्गेनाइज चल रहा था देश में, अलग अलग पॉकेट्स में, सब जगहों पे थे, सारे लोग थे, लेकिन उनको एक तो पैसे बहुत कम मिलते थे, प्लस उनकी रीच बहुत कम थी। तो 2-3 लड़के जो ब्रिलियंट लड़के थे, उन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, आईआईटी से किया, अभिराज भाल और वरुण खेतान, इन दोनों लोगों ने सोचा कि यार कुछ इस पे किया जाए। उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए, पहले एक दो उनके फेल भी हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि ये एक तरीका है, इसको अगर हम वेबसाइट के जरिए करें तो हो सकता है। तो उन्होंने इसको करना शुरू किया और उसमें इनको इनिशियली सफलता भी मिली कि हाँ, एक प्लेटफॉर्म, जैसे आप यहाँ में से कोई मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, तो उसका रेंज उसी का शहर होगा ज्यादा से ज्यादा, या मोहल्ला हो सकता है, शहर भी नहीं, मोहल्ला होता है उसका, तो मोहल्ला भी होगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के किसी कोने में आप बिजली का काम करते हैं और आपको ये मौका मिले कि नहीं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, सब जगह आप कर सकते हैं, तो उसका धंधा बढ़ेगा। तो उस दोनों साइड से विन विन सिचुएशन थी कि एक प्लेटफॉर्म मिला एग्रीगेटर का और इन लोगों ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे ये बिजनेस जब उनको सफल मिला तो उन्होंने बढ़ाया। क्रक्स यहाँ पे क्या आया कि जो लोग हम जोड़ रहे हैं उनको कैसे हम इसमें बनाए रखें, तो उसके लिए उसके लिए उन्होंने उनको ना सिर्फ अच्छे पैसे दिए जो मिल रहे थे, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई, उनको इक्विपमेंट भी दिए। जैसे उन्होंने इसका प्रयोग किया ब्यूटिशियन से कि अगर आपको ब्यूटी सर्विसेज लेनी है, उनकी विमेन की सर्विस लेनी है, तो बहुत सारी लड़कियां लड़के उसके कारीगर होते हैं, लेकिन उनके पास सामान नहीं है या प्रोडक्ट बहुत खराब क्वालिटी के यूज करते हैं, तो उन्होंने वो भी प्रोवाइड किया, प्लस फाइनेंस कराया कि आप अपने टूल किट खरीदना चाहते हो तो हम आपको फाइनेंस भी कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने उनको एकदम एनेबल किया और ट्रेनिंग भी कराई। उससे ये काम और चमका और लोगों की लॉयल्टी बढ़ी और धीरे धीरे फिर आप बढ़ता गया, अब पैन इंडिया हो गया, फिर उन्होंने विदेशों में भी किया। तो ये एक ऐसा बिजनेस जो हमारे आपके बीच में था, किसी ने नोटिस नहीं किया कभी, और इन्होंने करके दिखा दिया, और रेट्स में इतने रीजनेबल रखे कि आपको बहुत ढूंढना या खलना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं विजय जी, आपको इस समय अगर आप इंडिविजुअली अर्बन कंपनी से छोड़ के अगर आप इंडिविजुअली किसी से अपने घर के काम के लिए बुलाई तो मिलेगा नहीं आदमी, आपको शॉर्टेज है, ट्रेंड लोग मिलते नहीं है। और किसी ने एक मेरे पॉडकास्ट में बोला था कि गुरुग्राम का जो प्लम्बर है वो न्यूयॉर्क से महंगा है। बिल्कुल सोचिए आप सर, आजकल तो डॉक्टर यहाँ पर 700 रुपए में मिलता है, और यदि प्लम्बर लेना है तो 500 रुपए, तो वो केवल आने के लेता है। यस, केवल आने के लेगा, वो आने के लेता है, फिर बाकी देखकर फिर वो करता है कि उस पर क्या काम करना है। और एक एक्सपीरियंस रहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अरे इससे बढ़िया तो अर्बन से बुला लेते, वो ठीक काम करते हैं। तो ये जो आपने बताया ना कि उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं, वो बेहतर काम भी कर रहे हैं, ये सब भी बड़ा काम है। मुझे एक चीज लगी, कर रहे हैं बेहतर और जिम्मेदारी से करते हैं। मतलब आप किसी बाहरी को बुलाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, लेकिन वो एक कंपनी के थ्रू आ रहा है तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल काम करेगा। तो वारंटी तरीके से भी कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई चीज ठीक भी हो गई है तो 3 महीने के लिए तो कम से कम उसकी वारंटी उनके पास है, या 6 महीने की वारंटी है। इसमें क्या ये लगता है कि ये बिजनेस हमने क्यों नहीं ट्रेस आउट किया या इस पर काम नहीं किया कि जिन सर्विसेज को उन्होंने यूज किया है उनको हम रेस्पेक्टेबल सर्विस नहीं मानते, तो शायद इस पर शायद न गए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसको। नहीं, शायद नहीं, ये सच है। हमने कभी उस इलेक्ट्रीशियन को, उस प्लम्बर को, उस पेंटिंग करने वाले को उस तरह से रिस्पेक्टेबल नहीं देखा। अर्बन कंपनी का आता तो मैं बहुत रिस्पेक्ट से उसके साथ दरवाजा खोल के उसको अंदर लाता हूँ, लेकिन मोहल्ले वाला आता था तो उसको हम ट्रीट ही नहीं करते थे।
ये हमारी सोच में था जी, इसीलिए इसको मुझे उन्होंने कॉर्पोरेटाइज किया, बदल दिया उन्होंने इसको कि नहीं नहीं वो भी एक उसका जॉब फंक्शन है, वो अच्छा काम कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, आपसे उसकी कीमत ले रहा है, वो उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना आपके कंपनी का मैनेजर है। जॉब प्रोफाइल अलग अलग है भाई, वो भी अच्छे कपड़े पहन के आता है, एकदम सेंसिबल बात करता है, ट्रेंड है, वो क्विकली प्रॉब्लम समझ लेता है। तो जिसको कहते हैं ना कि फॉर्मलाइज कर देना, इसको कहते हैं आपने चीजों को फॉर्मलाइज कर दिया तो वो चीजें आराम से हो रही हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई ये भी नहीं पूछता कि अर्बन वाला बंदा है कौन, वो नाम पहले से लिख के आता, उसके आगे की जानकारी आपको चाहिए नहीं। तो ये बदलाव मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है, और अर्बन कंपनी को इस सोशल कॉज के लिए तो मैं थैंक यू बोलूंगा। बाकी बिजनेस मॉडल ये सब चीजें अलग हैं। अब उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने एक वाटर फिल्टर बनाया बहुत अच्छा सा, वो लगाते हैं, वो उनका अपना प्रोडक्ट है। देखिए ये इनोवेशन था कि ये कंपनी अब पूरे देश में फैल चुकी है, आगे की ग्रोथ कैसे, तो प्रोडक्ट में भी बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि सर्विस हाँ, तो आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने कि भाई एक वाटर फिल्टर इनका अपना बनाया हुआ है, उसको ही आपके घर में लगाते हैं, वो बहुत अच्छा, उसमें pH 7 से ऊपर का पानी आता है। तो वो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि देखिए पूरे देश में आपने कर लिया, अब आगे क्या ग्रोथ कैसे होगी, तो प्रोडक्ट में आने तैयारी की उन्होंने। काम में आएंगे ना, कि मान लीजिए आपने उनका वाटर फिल्टर काम में लिया तो वो कहेंगे भाई हम तो सर्विस के लिए है ही ना, और आपने सर्विस में क्रेडेंशियल्स बना लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा फायदा ना कि आप उनका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, कि भाई आफ्टर सर्विस जो है, आफ्टर सेल जो सर्विस है, वो आपको एक क्रेडेंशियल क्रेडिबल मिल रही है, वो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर मेरे ख्याल से हासिल कर लिया। यस, तो अभी मुझे लगता है कि आगे जाते हुए एक तो उन्होंने बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया, जो विमेन वाला है सेगमेंट है, कि ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग, टूल सब कुछ उन्होंने कर लिया है। ऐसे वो अलग अलग सेगमेंट को पूरी तरीके से कैप्चर करेंगे और प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे वो आगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और ऐसा नहीं है कि ये इसकी कोई डिमांड कम होने वाली, बिजली खराबी होती रहती है, नल बदलने ही होते हैं, तो देश बड़ा है तो ये बिजनेस चलेगा। चलिए, ये भी कहानी है हमारी तरफ से, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, और आपने इसकी जानकारी दी इसके लिए भी बहुत आपका शुक्रिया। और बाकी चीजें आपको जैसे मैं कहता ही हूँ कि यहाँ पर हम बात करते हैं मोटी मोटी, नीरज जी एक्चुअली मेरे को ही समझाने के लिए थोड़ा सा मोटे मोटे तरीके से बात करते हैं, बाकी आपको बारीक तरीके से बात समझनी हो तो द एंड शो पर जरूर देखिएगा नीरज जी के शो को। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम। नमस्कार।